सवाल किया है मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो मामला अभी जो चल रहा है सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से। मेरा मानना है कि ये चीज़ तो बिल्कुल फालतू और बकवास है, मेरा मानना है। जो चुनाव आयोग की तरफ से हो या भारत सरकार की तरफ से ये जो चीज़ें की जा रही है, हमको लगता है कि आवाम को परेशान करना, उलझन में डालना, एक ज़हनी तौर पर एक एक्स्ट्रा टेंशन देने वाली बातें हैं ये। लेकिन चूँकि अब चुनाव आयोग का निर्देश है, सरकार का जो का निर्देश है, तो उसका पालन और अनुपालन करना, चूँकि हम इस देश में रहते हैं, तो उसका तो अनुपालन करना मेरी ज़िम्मेदारी भी है, मेरी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन ये जो अभी काम हो रहा है पुनरीक्षण वाला जो मतदाता सूची है, इतना लोग परेशान है कि लगता है कि एकदम आपदा वाली जैसी स्थिति है। लोग एक ज़माने में 500 और 1000 रुपए नोट का जो के बंदी का नोटबंदी की जो स्थिति बनी थी, और उसमें जो लोग बैंक में और ब्लॉक में और अंचल में कागजात के लिए दौड़ रहे थे परेशान, उससे भी हमको लगता है कि विकट और खराब स्थिति अभी आम लोगों में, आम जनताओं में है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार का जो टारगेट है, खासतौर से बीजेपी का भी, उसकी एक मंशा और एक टारगेट के हिसाब से उसने काम किया कि ये जो प्रोडक्शन वाला काम हम करेंगे, तो वो टारगेट है सिर्फ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और मुसलमानों पे, कि मुसलमानों का वोट जो है फर्जी है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, तो वो टारगेट एक मुसलमानों पे करके इस चीज का काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार का जो भी सोच हो, बीजेपी वाले का जो भी सोच हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान अगर हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी एसटी के जो लोग हैं, उनको इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। माइनॉरिटी पर जो टारगेट था, तो मुसलमान काफी एग्रेसिव हैं, कॉन्शियस हैं, क्योंकि इससे पहले जो सीए एनआरसी का जो मामला हुआ, तो मुसलमान इसमें काफी सजग हो गए, एक्टिव हो गए। उनको लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश में हमको टारगेट बनाया जा रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए अभी मुसलमान को मैं देख रहा हूँ कि काफी एग्रेसिव है, और जो गवर्नमेंट का सोच है, जिस मंशा के तहत वो काम करने जा रही है, कर रही है, उसमें लगता है कि वो फेल्योर हो जाएंगे। और मुस्लिम मतदाताओं का खासतौर से मैं लगता है कि उसके मत बहुत कम ऐसा होगा जो मर गए होंगे, या जिसका डबल नाम होगा मतदाता सूची में, वही कुछ नाम कट जाए तो कट जाए। वरना ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, एससी एसटी में, दलित में, महादलित में, पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, उन लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी पेपर नहीं है, वो इससे ज्यादा परेशान वो है। लेकिन अभी वो सजग नहीं हुए, और उनको पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, तो ये परेशानियां ज्यादा उनके साथ होने जा रही है। मुसलमान एग्रेसिवली नाराज है या एग्रेसिवली फॉर्म भर रहा है? देखिए, मुसलमान में नाराजगी भी है, मुसलमान में ही नाराजगी नहीं है। हमको लगता है कि आम आम मतदाताओं में इस बात की नाराजगी है, गम है, गुस्सा है कि ये मतलब फालतू एक जहनी तौर पर एक टेंशन दे के सरकार जो है नए कामों को सामने ला रही है गवर्नमेंट। तो हमें मुसलमान की मैं बात नहीं करता, हम आम मतदाताओं की मैं बात करता हूँ कि एक एक मतदाताओं से, हर वोटरों से हम लोग की मुलाकात दिन रात होती है। हम लोग गाँव देहात में रहते हैं, और हर जगह हम लोग का उठना बैठना है, लोगों से बातें होती है, गुफ्तगू होती है। सारे लोग इन इन चीजों से त्रस्त बने हुए हैं, परेशान बने हुए हैं। ये एकदम बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान, बल्कि मुसलमान से ज्यादा नन मुस्लिम जो है वो इसको सही नहीं मानते। अच्छा, आप राजद में सक्रिय हैं आप? हम तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राजनीतिक में हमेशा मैं एग्रेसिव रहा, कॉन्शियस रहा, पॉलिटिक्स से मेरा एक लगाव रहा। लेकिन हम ज्यादातर सामाजिक कारकुन हैं, और समाज के अच्छे बुरे जो भी जिस तबके के लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, मैं उनका सेवा करना मेरा प्रथम प्रायोरिटी रहा, प्रथम प्राथमिकता रहा है। मैं राजद से वही जुड़े काम हैं? करा। आरजेडी से मैं किसी दल, किसी पार्टी का आज तक कोई सदस्यता ग्रहण ही नहीं किया। मैं किसी पार्टी का आज तक कोई सदस्य नहीं हूं। लेकिन हाँ। वक्त के हिसाब से अभी तक लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जितना भी चुनाव हुआ, विधानसभा का जितना चुनाव हुआ, हमने पर्सनली आरजेडी और लालटेन छाप या महागठबंधन की जो भी कैंडिडेट है, हमने उनको मदद किया। लेकिन इस बार जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो चूंकि आदरणीय सांसद देवेश ठाकुर जी से मेरा 20 साल से अटूट रिश्ता है, घरेलू और पारिवारिक संबंध है, तो उनके रिलेशन की वजह से, दल और पार्टी नहीं, मेरा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से हमने
जदयू को नहीं बल्कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को मैंने मदद किया अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो तेजस्वी ठीक है आपके हिसाब से? देखिए तेजस्वी यादव को बुरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो 17 महीना जो गठबंधन की जो सरकार बनी नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ जो मिलकर जो गठबंधन की सरकार बनी, तो चुनाव से पहले तेजस्वी जी कहीं भी जाते थे तो वो बोलते थे स्टेज पे कि बेरोजगार को मैं रोजगार देने का काम करूंगा, युवा का जो पलायन हो रहा है बिहार से, हम उस पलायन को रोकने का काम करेंगे और युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 10 लाख बेरोजगार को मैं रोजगार देने का काम करूंगा अगर सत्ता मेरी आई, सरकार मेरी आई। इत्तेफाक ऐसा था कि गठबंधन हुआ नीतीश जी के साथ और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था तेजस्वी यादव जी ने, तो नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उसका पर मेहनत किया, काम किया, उसका अनुपालन किया और उसकी कड़ी है कि बहुत सारे ऐसे जो बेरोजगार हमारे युवा थे, हिंदू में हो मुसलमान में हो, सभी लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ, किया गया। तो उसमें मुझको लगता है कि पहल और सोच और शुरुआत तेजस्वी जी की थी। युवा है, यंग है और काम करने में मतलब अपना एक स्टेमिना सोच रखते हैं। मैं लालू जी और राबड़ी जी के जमाने की मैं बात नहीं करता, लेकिन अभी जो तेजस्वी जी की सोच है वो एक नई ऊर्जा है, नौजवान है, युवा है और लगता है कि आने वाले कल में बिहार के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, डेवलपमेंट विकास के लिए वो कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि 17 महीना का जो समय काल था उसमें लगा कि उन्होंने कुछ बेहतर काम किया है। एक में है, राबड़ी देवी कह रही है कि भाजपा जो है तेजस्वी जी को मरवाना चाहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए कोई अगर किसी का दुश्मन अगर होता है तो दुश्मन कह के नहीं होता है। आप देखते हैं क्षेत्र में हत्याएं होती है, मर्डर होता है, पता भी नहीं होता है, जिसकी हत्या होती है उसको जानकारी भी नहीं होती है। अच्छा। और उसकी हत्या हो जाती है। अगर कोई किसी को मारना चाहे और ये कह के कहे कि हम तुमको मार देंगे और सामने वाला कहे कि वो फला मेरा दुश्मन है, हाँ राजनीतिक है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उस नाते अगर ये बात उनको कहती है, हमको इन बातों पे कोई दम खम नहीं लगता है कि मतलब कोई दुश्मनी है और बीजेपी वाले एनडीए वाले उनके दुश्मन, उनकी हत्या करवा देंगे, तेजस्वी जी का क्या जान का खतरा है। हम इन चीजों को मैं नहीं मानता, ये राजनीतिक स्टैंड है और एकदम फालतू बात है। जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो उसमें पूरे विधानसभा में जो 243 विधानसभा है उसमें तेजस्वी जी सिर्फ 12,000 वोटों से पिछड़ गए थे पूरे बिहार की विधानसभा की। इस मरतबा 52 लाख लोगों का जब नाम कटा तो हर बूथ में अराउंड 17 से 18,000, हर विधानसभा में 17-18,000 लोगों का नाम कट रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इससे मतलब खास तौर पर तेजस्वी जी को नुकसान हो रहा है या भाजपा के लिए ये उल्टा पड़ जाएगा ये पूरा? देखिए ये बिहार है और बिहार में खास तौर से जात पात, हिंदू मुस्लिम, धर्म, मंदिर मस्जिद के नाम पे बिहार में ही नहीं पूरे देश में मतलब इन्हीं प्रोटोकॉल को लेके चुनाव होता है। डेवलपमेंट और विकास क्या है, इससे जनता और आवाम को कोई मानी मतलब नहीं है। क्या विकास, क्या तरक्की, उन चीजों पर जनता का कुछ भी नहीं है। यहाँ जाति समीकरण से लोग बंधे हुए और उसी जाति समीकरण से बंध कर एनडीए गठबंधन का जो मतदाता है वो एकदम लोगों के नजर के सामने में है कि ये एनडीए गठबंधन के मत वोटर है और ये महागठबंधन के वोटर है। ये स्पष्ट है, लोगों के सामने नजर आता है। रह गई बात तेजस्वी जी का कि आने वाले कल में वो सत्ता में आएंगे या आ जाते, ये मतदाता जो पुनरीक्षण है उसमें उनको नुकसान हो रहा है, ये सब तो मतलब अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल का कार्यकाल है। मैं नहीं, पूरी जनता, पूरा देश, पूरा बिहार इस चीज को देख रहा है कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में एक अच्छा काम है और देश में एक अच्छा चीफ मिनिस्टर के नाम से उनका पर्सनालिटी है और एक अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा जाता है और इस सुशासन बाबू इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रदेश में सुशासन का राज कायम किया और काम उन्होंने किया है डेवलपमेंट का, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली हो,
शिक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें, शिक्षा के मामले, इन तमाम चीजों में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम 18 दिन किया में है। 60 मर्डर हुआ है पूरे बिहार में, जो रिकॉर्ड हुए और कितने रिकॉर्ड नहीं हुए। देखिए तो किस बात का सुशासन है नीतीश कुमार जी का? देखिए हत्या जो होती है वो एक एक्सीडेंट है। कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ी से उसकी मौत हो जानी, किसी को कोई गोली मार देना, कोई अपराधी है वो किसी की हत्या कर दिया, ये एक्सीडेंट इसको माना जाता है। ये कोई प्री प्लान, गवर्नमेंट का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता है। लेकिन देखना इस बात को है कि हत्या करने वाला जो हत्या कर रहा है, सरकार की नजरों से, प्रशासन की नजरों से वो क्या बच रहा है क्या? जो हत्या कर रहा है उसको हत्या करने से पहले पता है कि मुझको जेल के सलाखों में जाना है या मुझको इनकाउंटर हो जाना है। तो बिहार में यूपी की तरह जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, अगर वो क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद प्रशासन इतना एग्रेसिव है, कॉन्शियस है, इतना चुस्त और दुरुस्त है कि क्राइम तो हो जाता है, लेकिन क्राइम के बाद क्राइम कंट्रोल भी होता है। अपराधी प्रशासन के चुंगल में आते हैं, फंसते हैं, जेल के सलाखों में जाते हैं। ज्यादा अगर उत्पात मचाते हैं तो काउंटर भी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पूरे बिहार में हम लोग यही इस चीज प्रशासन को तो देख रहे हैं। तेजस्वी के यादव के अंडर में भी आएंगे अगर सत्ता परिवर्तन हो तो। देखिए, हम लोग तो उस जमाने के बारे में सुनते थे कि जब लालू जी का जमाना था तो जंगल राज उसको कहा जाता था, समझे नहीं? तो जंगल राज में घर से लोगों को किडनैपिंग करके, रोड से, सड़क से अभी किडनैपिंग भी तो करके वही चल पैसे रहा है। की वसूली की जाती थी। लेकिन उस जमाने में क्राइम होता था तो क्रिमिनल अपराधी बच जाते थे। इस जमाने में अगर क्राइम हो रहा है तो अपराधी के बचने का कहीं कोई उपाय नहीं है। अपराधी पे कार्रवाई होती है, उस पर अंकुश लगाया जाता है, जेल के सलाखों में उसको भेजा जाता है। जब वहां जाते हैं तो चार्जशीटेड होते हैं और उम्र कैद या फांसी की सजा उसको इस देश में, इस प्रदेश में मिलती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव आपके पास एक चेहरा है जो 34 वर्ष का है, और नीतीश कुमार है जो अराउंड 70-72 साल, 74 साल का है। तो इन दोनों में अगर चुनना पड़े तो आप किसको चुनेगा? क्योंकि आपने शुरू में तेजस्वी जी का तारीफ किया, फिर नीतीश जी के तारीफ में आ गए, तो इन दोनों में किनको चुनेंगे अगर चुनने की बात आएगी? ये जहां तक चीफ मिनिस्टर का मामला है तो नीतीश जी पर कभी कहीं कोई दाग नहीं लगा अच्छा। नीतीश जी पे। हाँ। नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में थे, हैं। मेरा मानना है कि आगे भी बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत है। वो बेस्ट हैं, बेस्ट थे, और आगे भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरा मानना है कि वो रहें, क्योंकि उनके रहने से बिहार का विकास, बिहार की तरक्की, बिहार का डेवलपमेंट, बेरोजगारी को रोजगार, युवाओं को रोजगार, बिहार का तरक्की, उसका विकास जिस तरह से हो रहा है तेजस्वी जी के उसमें होने से नहीं और भी ज्यादा आगे उसका मतलब होना है। तेजस्वी जी के आने से नहीं होगा। तेजस्वी जी के भी आने से होना है, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो भी नए सोच के लोग हैं और उन्होंने जो कुछ काम इससे पहले किया है तो लगता है कि उस सोच के हिसाब से वो भी बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको अगर मौका मिले तो। लेकिन ऐसा कुछ दूर दूर तक मुझको नहीं झलकता है। जो जो एनडीए गठबंधन और जो महागठबंधन का जो एक वोटर है, समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो हमको झलकता है कि ये महागठबंधन का वोटर है। हम मुझको झलकता है कि ये एनडीए गठबंधन को झलकता है के वोटर्स हैं। वोटर्स जो है कभी भी काम के नाम पर नहीं, सब जात पात से लोग एक दूसरे से अटैचमेंट है। आप अपने गांव में संगमरमर का पत्थर लगा दीजिए, से पूरे रोड को, सड़क को बना दीजिए, और आपका गांव अगर 4 वार्ड का है हाँ। और उनकी सोच भाजपा माइंडेड है और आप बैकवर्ड हैं या मुस्लिम हैं और आपने संगमरमर का पत्थर बिछा दिया, वोट का समय आएगा तो जो उसका गठबंधन का जो कैडर वोट है वो उधर ही जाएगा। आपके विकास को बिहार में कोई देखने वाला नहीं है। अगर विकास के नाम पर अगर वोट की बात अगर होती तो इससे पहले नीतीश जी अकेले चुनाव लड़े थे। गठबंधन से, बीजेपी के गठबंधन से अलग हटके उन्होंने अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था एक बार, और 28 सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया था उनके एमपी का। और इतना अच्छा मुख्यमंत्री, इतना अच्छा काम, और विकास पुरुष के नाम से उनको संबोधन किया जाता था, और आज भी विकास पुरुष के नाम से वो जानते हैं। तो अगर विकास के नाम पर अगर बात होती तो उनके 28 सांसद का जमानत जब्त नहीं होता। तो विकास कुछ नहीं है, यहाँ लोग जात पात, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऊंच नीच, धर्म, इस्लाम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम से डिवाइड होकर लोग एक दूसरे को वोट करते हैं। यही कारण है कि आज इस प्रदेश का और देश की स्थिति
मतलब दयनीय से दयनीय होती जा रही है। अगर विकास के नाम पर, अच्छे चेहरे के नाम पर, पर्सनालिटी के नाम पर अगर जनता जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश का और भी अच्छा तरक्की और आर्थिक विकास हो सकता है। जी, धन्यवाद। तो जावेद साहब से बातचीत हो रही थी, काफी सारे जो है